ओके दोस्तों, तो अब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा चालू करना चाह रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। व्हाट इज बॉइंट फोर्स? अच्छा, मान लो हमारे पास कोई भी एक फ्लूइड है। वो फ्लूइड पे अगर मान लो मैं कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डालता हूं तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है वो अपना जो सबमर्ज पार्ट है उसका वॉल्यूम जितना लिक्विड जो है यानी फ्लूइड जो है वो डेफिनेटली डिस्प्लेस करेगा। तो फ्लूइड को अगर वो डिस्प्लेस करता है तो डेफिनेटली ध्यान दो, जो फ्लूइड का लेवल है चाहे कितना भी इनफाइनाइटसिमल अमाउंट पे क्यों ना हो, थोड़ा सा तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो इफेक्टिवली अगर हम ध्यान दें, फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। डेफिनेट सी बात है, वो फ्लूइड जो है वो चाहेगा नहीं जो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़े। तो इस कारण पे वो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसको वो धक्का मार के बाहर निकालने का कोशिश डेफिनेटली करने वाला है। और ये कोशिश के कारण फ्लूइड जो है वो हमारा उस सॉलिड के ऊपर यानी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स लगाता है एंड दैट एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड नथिंग बट बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स के रिगार्डिंग सबसे पहले जिन्होंने हमें उसका मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दी है दैट इज नथिंग बट द ग्रेट आर्किमिडीज। कहानी सबको मालूम ही होगा। राजा के पास एक सोने का क्राउन था। राजा को यह लगा वो क्राउन जो है उस क्राउन में कुछ मिलावट है, तो उसने ये बोला जो बिना इस क्राउन को तोड़े, आर्किमिडीज को राजा ने बोला जो भाई बिना इस क्राउन को तोड़े क्या तुम निकाल सकते हो या नहीं जो इस पे कोई भी मिलावट है या नहीं है। तो वो क्राउन का मास निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान काम था, बट क्राउन का वॉल्यूम निकालना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। द रीजन बीइंग क्राउन बिल्कुल ही इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो फिर आर्किमिडीज को दिमाग पे आया, ठीक है, नहाते हुए, जो बेसिकली जो अगर मैं क्राउन को एक कंटेनर के अंदर डालूं तो वो कंटेनर के अंदर डालने पर जो हमारा कंटेनर को अगर मैं पूरा खचाखच पानी से भर दूं, जैसे मैं क्राउन को डालूंगा तो क्राउन अपने वॉल्यूम जितना पानी को बाहर निकाल देगा। वो पानी का वॉल्यूम को अगर मैं मेजर कर लूं वही मेरा क्राउन का वॉल्यूम होगा। मास मुझे मालूम है, वॉल्यूम मुझे मालूम पड़ गया, तो मुझे क्राउन का डेंसिटी के बारे में आइडिया लग जाएगी। प्योर गोल्ड का डेंसिटी मुझे मालूम है, तो वहां से मैं निकाल दूंगा जो ये वाला क्राउन पे किसी भी तरीके का इंप्योरिटी है या नहीं है। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर्किमिडीज को यह भी मालूम पड़ा जैसे कोई बॉडी सबमर्ज होता है तो वो सबमर्ज पार्ट के ऊपर फ्लूइड जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है एंड बेस्ड ऑन दैट ये वाला चैप्टर का शुरुआत जो होता है दोस्तों, दैट स्टार्ट्स विथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, सो आर्किमिडीज ने क्या बोला, सबसे पहले उस बात को हम समझते हैं। आर्किमिडीज ने यह बोला अ बॉडी whether completely or partially submerged, it doesn't matter जो हमारा जो बॉडी है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड है इन अ fluid is buoyed upon an upward force। इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स के कारण इसको ऊपर धक्का मार के निकालने का कोशिश किया जाएगा। वो कोशिश जो है वो कामयाब होगा या नहीं आई डोंट नो, वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, and that force
is equal to the weight of displaced fluid। जितना फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगा, वो डिस्प्लेस फ्लूइड का वजन जितना एक अपवर्ड फोर्स जो है वो उस बॉडी के ऊपर लगने वाला है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। ठीक है, ऐसे तो बहुत ही ज्यादा आसान काम है, ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस चैप्टर में सबसे बड़ा मैसिव पार्ट है। तो एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे जो क्या क्या यहां पर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग फॉर द प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पहले प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और वो कंटेनर के ऊपर मैंने एक एक क्यूब को सबमर्ज किया। दिस इज द क्यूब, ठीक है, जो मेरा एक फ्लूइड पर जो है वो सबमर्ज्ड है। फ्लूइड का जो डेंसिटी है दैट इज रो। ये वाला क्यूब जो है वो है A क्रॉस A क्रॉस A। अरे दोस्तों ध्यान दो, बाय सिमेट्री इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा और जो राइट पार्ट होगा वो दोनों में ऑब्वियस सी बात है दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा बाय सिमेट्री। और इसका जो सामने वाला हिस्सा होगा और पीछे वाला हिस्सा होगा वहां पर भी नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा ड्यू टू सिमेट्री। बट जो हमारा ऊपर का सरफेस है और जो नीचे का सरफेस है डेफिनेटली उन दोनों में कोई सिमेट्री नहीं है। तो ये ऊपर वाला लेवल मान लो h हाइट पर है, तो जो नीचे वाला पॉइंट होगा दोस्तों ये वाला हाइट डेफिनेटली होगा h प्लस a। अच्छा, ऊपर वाले का जो प्रेशर है वो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फोर्स ऐसे लगेगा और नीचे वाले का जो हमारा प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स जो है वो इस तरीके से लगने वाला है। सो ऊपर वाले पे जो हमारा फोर्स लगेगा, चलो प्रेशर पहले लिख दो, ऊपर वाले पे कितना होगा, इट विल बी सिंपली रो GH। और नीचे वाला सरफेस का जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो G इंटू H प्लस A। तो यहां पर जो फोर्स होगा F1, वो F1 कितना होगा, रो GH इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A स्क्वायर। ये वाला फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगने वाला है और जो नीचे वाले सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा F2 दैट विल बी रो G H प्लस A इंटू A स्क्वायर। और ये वाला फोर्स जो है ये हमारा लगने वाला है ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं F2 इज ग्रेटर देन F1। जो हमारा F2 है वो हमारा F1 से बड़ा है। ठीक है, सो जो हमारा नेट अपवर्ड फोर्स आएगा वो नेट अपवर्ड फोर्स कितना आएगा, दैट F will be nothing but F2 minus F1 and if I subtract, so ध्यान दो हमारे पास जो आएगा रो GH A स्क्वायर, रो GH A स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी सिंपली नथिंग बट रो G इंटू A क्यूब। नाउ व्हाट इज A क्यूब?
ए क्यूब जो है दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, हाँ कि ना, क्योंकि हमारा क्यूब जो है वो हमारा उसका वॉल्यूम अगर ए क्यूब है और वो हमारा कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ए क्यूब इज नथिंग बट द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो रो इंटू ए क्यूब that is equals to the mass of the displaced volume। तो ये हमारा मास है, तो ऑब्वियस सी बात है रो जी ए क्यूब is equals to the weight of displaced volume। ठीक है, so that is the proof regarding the Archimedes principle। जो अगर कोई बॉडी को हम लोग कहीं पर सबमर्ज करें तो जो हमारा सबमर्ज पार्ट का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का फ्लूइड ही हमारा डिस्प्लेस होने वाला है, और उस डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होगा दैट विल गिव मी द नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ड्यू टू फ्लूइड। सो यहां से दिस फोर्स जो है ये अपवर्ड फोर्स दैट इज नथिंग बट buoyant force। अच्छा, अब यहां पर केसेस क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला जो हमारा buoyant फोर्स है दैट इज लेस देन mg। ये वाला क्यूब का मास जो है वो है mg, ठीक है। अच्छा, सो जो हमारा क्यूब है इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगा mg और इसके ऊपर अपवर्ड लगेगा buoyant फोर्स। ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड फोर्स हमारा ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है द बॉडी विल स्टिल सिंक। बॉडी जो है वो अभी भी उसका सिंकिंग होने वाली है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है दैट इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। तो बॉडी का जो एपरेंट वेट होगा WA दैट इज नथिंग बट mg माइनस पॉइंट फोर्स। द एपरेंट वेट इज नथिंग बट mg माइनस पॉइंट फोर्स। तो अगर मान लो ये वाला का डेंसिटी है सिग्मा, ये वाले का डेंसिटी है सिग्मा, तो जो हमारा एपरेंट वेट आएगा दैट विल बी सिग्मा ए क्यूब जी माइनस रो ए क्यूब जी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस रो ए क्यूब जी। ऑब्वियसली बात है यहां पर सिग्मा जो है वो हमारा ग्रेटर देन रो है, ठीक है। दूसरा केस बहुत ही रेयर केस है, buoyant फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg। ये केस होगा जब सिग्मा इक्वल्स टू रो हो जाएगा, ठीक है। buoyant फोर्स अगर हमारा mg का इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है बॉडी will neither sink nor float। बॉडी ना सिंक करेगा ना फ्लोट करेगा, इसके लिए एक टर्म यूज करता है, इसको बोलता है फ्लोटिंग जस्ट सिंकिंग। फ्लोटिंग जस्ट सिंकिंग, ठीक है। और इसका जो हमारे पास आएगा एपरेंट वेट, एपरेंट वेट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एपरेंट वेट तो हमेशा mg माइनस पॉइंट फोर्स होता है। सो एपरेंट वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। And the last case,
buoyant force is a greater than mg, यानी सिग्मा जो है दैट इज ग्रेटर देन रो, ठीक है, सॉरी लेस देन रो। तो ध्यान दो यहां पर क्या होगा, मैं कहीं पर भी उस बॉडी को छोड़ूंगा तो फ्लूइड का जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर अब अपवर्ड एक्सेलरेशन होना चालू होगा। बॉडी अब हमारा सरफेस पर पहुंचेगा एंड सरफेस पे पहुंचने के बाद दोस्तों अब ध्यान देना, व्हाट विल हैपन इज जो हमारा बॉडी है वो धीरे धीरे बाहर निकलना चालू होगा। बट जैसे जैसे बॉडी हमारा बाहर निकलेगा जो सबमर्ज पार्ट का वॉल्यूम है वो भी हमारा डिक्रीज करना चालू करेगा और डिक्रीज करने के कारण जो हमारा बॉइंट फोर्स होगा दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। ये डिक्रीज करते 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 फाइनली जब हमारा सबमर्ज पाथ इतना हो जाए जो कि हमारा mg और बॉइंट फोर्स इक्वल हो जाए, वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा और बॉडी वहां पर फ्लोट करना चालू करेगा। उसका कुछ पार्ट सबमर्ज्ड होगा और कुछ पार्ट बाहर रहेगा, यानी बॉइंट फोर्स ग्रेटर देन mg, फाइनली the body will float। यानी इसका मतलब क्या है, a fraction of body यानी a fraction of volume will be inside and fraction of it will be outside। एक फ्रैक्शन जो है वो अंदर रहेगा और एक फ्रैक्शन जो है वो हमारा बाहर रहने वाला है। सो व्हाट विल हैपन इज ये जो हमारा क्यूब है ये इस तरीके से हमारा फ्लोट करना चालू करेगा, ठीक है। तो जो हमारा अंदर का वॉल्यूम है ये वाला पार्ट का वॉल्यूम मान लो n इंटू वी, ठीक है। सो n फ्रैक्शन इज इनसाइड, n इज द फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो दोस्तों ये वाले केस पे हमारा बॉइंट फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी नथिंग बट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो उसका जो वेट होगा दैट विल बी एन वी सिग्मा जी, और इसका जो mg होगा that will be V sigma g. So finally at equilibrium बॉइंट फोर्स और mg हमारा इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है nv रो g इज इक्वल्स टू v सिग्मा g, यानी n जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा बाय रो। सो दिस इज द फ्रैक्शन जो हमारा अंदर रहने वाला है, बाकी हिस्सा जो है वो हमारा बाहर रहेगा। अच्छा, अपरेंट वेट कितना होगा, अपरेंट वेट इज सिंपली इक्वल्स टू 0, क्योंकि mg और बॉइंट फोर्स हमारा इक्वल है। तो जो बॉडी फ्लोट कर रहा है जस्ट फ्लोटिंग और फ्लोटिंग, उसका अपरेंट वेट जो है वो हमारा हमेशा ही 0 होने वाला है।
दोस्तों थियोरिटिकली इस पर और ज्यादा पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशंस है, इसका जो क्वेश्चंस है, उसका पूरा का पूरा भरमार होते हैं। हमें एक एक करके अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल फर्स्ट। तो एक सिंपल क्वेश्चन से चालू करता हूं। हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है, इट वेज W1 इन एयर। अच्छा, एयर जो है उसका डेंसिटी को नेग्लेक्ट करो, यानी एयर का जो बॉइंट फोर्स है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। ऑब्वियस सी बात है, एयर का जो हमारा डेंसिटी होती है वो वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम होती है। लगभग जो है वाटर एयर से 1000 टाइम मोर डेंस होता है। तो उसको प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर दो। एयर का डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, गिव और टेक। अच्छा, व्हेन completely submerged in water, when completely submerged in water, तो हमारे पास क्या आएगा? जो हमारा एपरेंट वेट आ रहा है वो है W2। उसको जब मैं वाटर में कंप्लीटली सबमर्ज कर दे रहा हूं तो उसका एपरेंट वेट आ रहा है W2। व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन एन अदर लिक्विड, ठीक है, जो हमारा एपरेंट वेट आ रहा है वो है W3। सो कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हमें उस बॉडी का जो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमें निकालनी है। वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, लेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू V। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट वाला केस है, क्योंकि वरना हमारा एपरेंट वेट आ ही क्यों रहा है, वो तो फिर 0 आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, इन वाटर बॉइंट फोर्स कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू रो W इंटू VG। बॉइंट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो W इंटू VG। सो जो हमारा एपरेंट वेट है W2, that will be mg minus rho W VG। mg जो है that is W1, क्योंकि वही तो उसका ट्रू वेट है। अच्छा, लिक्विड का डेंसिटी को ρl मान लेता हूं, तो जो मेरा लिक्विड है उसका बॉइंट फोर्स कितना होगा? That will be rho L into VG। तो W3 equals to W1 minus rho L VG। ओके, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट वाले से हमारे पास आ जाएगा रो W VG इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2। रो L VG मेरे पास आ जाएगा W1 माइनस W3। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, रो L बाई रो W दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी
will be nothing but W1 minus W3 by W1 minus W2. Okay, तो that is a very simple concept regarding it. काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग फिलहाल नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन यानी 7-8 क्वेश्चन जो है वो हम लोग एकदम सिंपल देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक मैन है, वो बंदा जो है वो पानी में है। ठीक है, अच्छा, उसने जब अपना पूरा सांस को छोड़ दिया, जब उसका लंग्स कंप्लीटली एम्प्टी था, उस टाइम पे उसका जो एपरेंट वेट आया वो आया है 50 kg। ठीक है, और जब उसने अपना लंग्स को फुल कर लिया तब एपरेंट वेट जो आया है दैट इज 30 kg। ठीक है, सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर जो उसने इनहेल किया। अच्छा, नेग्लेक्ट एनी मास ऑफ एयर, नेग्लेक्ट एनी मास ऑफ एयर। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मान लो उसने एयर इनहेल जो किया वो है हमारा V0। सो एम्प्टी लंग्स के हालात पर, एम्प्टी लंग्स के हालात पर बंदे का जो वॉल्यूम है वो है V। तो जब उसका लंग्स फुल हो जाएगा तब उस बंदे का वॉल्यूम होगा V प्लस V0। बंदे का जो असली में मास है वो M मान लो। सो mg माइनस रो W Vg that will be equals to 500। और जब उसका लंग्स फुल हो जाएगा तो रो W V प्लस V0 इंटू G जो होगा that will be 300। So these are the important equations। और अब एक काम करो, ऊपर में से नीचे वाले को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा रो W V0 इंटू G will be equals to 200। तो V0 जो आएगा that will be 200 by रो W। सब कुछ SI में पुट करना मत भूलना, ठीक है ना, सब SI में चल रहा है, by 10। So that will be equals to 0.02 meter cube, that is equals to 20 liter। तो उसने जितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया था दैट वॉल्यूम वाज इक्वल्स टू 20 लीटर। ठीक है, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है। ठीक है, ये वाला ट्यूब का जो मुंह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है R। ठीक है, और यहां पर ये पानी में फ्लोट कर रहा है। यहां पर जो है ये हमारा फ्लोटिंग ऑन वाटर। ओके, नाउ अब सवाल यहां पर ये है, जो मान लो सम lead balls are added to it, some lead balls are added to it। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं लेड बॉल्स इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो इसका जो mg है उसका वो बढ़ जाएगा, और जिस कारण पे ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये ट्यूब है, ये ट्यूब हमारा और थोड़ा सा नीचे जाएगा। अच्छा, इनिशियली ये वाला ट्यूब पे हवा ही था केवल, और कुछ नहीं था। So tube comes down by height h। जो मैं लेड बॉल्स ऐड किया हूं उसका मास अगर हमारा m है तो सवाल ये है
find m. Take the water density to be rho w. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम करो, जो हमारा मास ऑफ ट्यूब है वो मास ऑफ ट्यूब को हम ले लेते हैं कैपिटल M, और मान लो इनिशियली जितना हिस्सा हमारा अंदर डूबा हुआ था दैट इज H0, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू H0। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड था पहले दैट वाज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू H0। So what I can write is pi r square into H0 into rho w into g, that must be equals to mg। ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि बॉइंट फोर्स और mg हमारा इक्वल था, तभी तो वो अपना फ्लोट कर पा रहा था। और अब जो है मैंने कुछ लेड मास ऐड कर देने के बाद जो हमारा न्यू मास होगा दैट न्यू मास विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और जो हमारा अब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H प्लस H0। So what I get now is pi r square H plus H0 into rho wg equals to capital M plus small m into g। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरा H0 कटेगा और कैपिटल M कटेगा, तो व्हाट वी विल गेट इज pi r square h rho w into g will be equals to small mg। तो small m का वैल्यू आ जाएगा pi r square h into rho w। ये भी हम देख सकते हैं, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। Gold has some copper in it। गोल्ड जो है उसके अंदर कुछ कॉपर है, ठीक है। मैं गोल्ड का एक टुकड़ा है, उसके अंदर कुछ कॉपर इंप्यूरिटीज है, वो हम डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है टेक इट एज 20 ग्राम पर ml, ठीक है, टेक इट एज 20 ग्राम पर ml। और डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है, ये असली में डेटा नहीं है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन का आसानी के लिए कर रहा हूं, टेक इट एज 10 ग्राम पर ml। जो हमारा पीस ऑफ गोल्ड है, जो हमारा पीस ऑफ गोल्ड है, ठीक है, उसका जो एयर पे मास आता है, जो एयर पे मास आता है वो आता है 40 ग्राम, ठीक है। और जो पीस ऑफ गोल्ड है उसका वाटर में जो एपरेंट वेट आता है दैट कम्स आउट टू बी 37 ग्राम, दैट कम्स आउट टू बी 37 ग्राम। तो सवाल यहां पर यह पूछा गया है, जो कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कॉपर इन इट, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दैट पर्टिकुलर गोल्ड। तो किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं उसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। दोस्तों ध्यान दो, जो उसका ट्रू वेट है वो है 40 ग्राम, तो लेट वॉल्यूम
इज इक्वल्स टू वी एम एल। ठीक है, सो 40G माइनस रो डब्ल्यू वी जी इज इक्वल्स टू 37G। जी काट के खुश हो जाओ, जी का यूनिट पे हमें ध्यान नहीं देना है। रो, क्योंकि वॉल्यूम को हम ml पे ले रहे हैं तो रो को हम 1 लेंगे। सो V जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 ml। ये वाला जो टुकड़ा है उसका जो वॉल्यूम आ गया है वो आया है हमारा 3 ml। तो सिंपल सी बात है, मान लो इस पर कॉपर जो है वो है हमारा x ग्राम, तो गोल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 40 माइनस x ग्राम। अच्छा, कॉपर का डेंसिटी जो है वो है 10। सो x ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो कॉपर का वॉल्यूम होगा दैट विल बी x बाई 10, और गोल्ड के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम होगा दैट विल बी 40 माइनस x बाई 20 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3। तो इफ वी सी ये कितना आएगा, x बाई 10 माइनस x बाई 20, x बाई 10 माइनस x बाई 20, सो दैट विल बी x बाई 20 और यहां पे आ जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू 20 ग्राम। ठीक है, सो 40 ग्राम मास में से 20 ग्राम जो है वो हमारा कॉपर है। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ कॉपर सिंपली हमारे पास आ गया है 50%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव अ हाइड्रोमीटर। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज हाइड्रोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, it is an instrument to measure density of a liquid। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल apparatus, इट इज अ वेरी सिंपल apparatus। उस apparatus में क्या होता है पहले वो बात समझ लो। यहां पर हमारे पास एक ट्यूब और एक गोला होता है और इसके अंदर कोई और एक सब्सटेंस डला हुआ होता है, जिसको हम सिंकर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंकर भी बोलते हैं। और ये जो इसका लंबा सा स्टेम है, ये लंबा सा स्टेम जो है वो ऐसे कैलिब्रेटेड होता है। ठीक है, वो इस तरीके से कैलिब्रेटेड होता है एंड बेस्ड ऑन दैट कैलिब्रेशन हम लोग जो है डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कैलिब्रेशन होता है। इसका जो मास होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट जो कैलिब्रेशन है दैट इज कॉल्ड जीरो। फर्स्ट जो कैलिब्रेशन है वो है जीरो। ठीक है, अ हाइड्रोमीटर is first dipped in water। एक हाइड्रोमीटर को मैंने पहले वाटर में डिप किया और वाटर में डिप करने पर ये मुझे दिखा जो हमारा जो वाटर लेवल है, सॉरी, जीरो जो है वो ऊपर कैलिब्रेटेड है, सॉरी, जीरो जो है वो टॉप मोस्ट कैलिब्रेशन है, सॉरी, एक्सट्रीम। तो हाइड्रोमीटर को पहले मैंने वाटर पे डिप किया तो मैंने देखा इट सिंक्स अप टू लेवल जीरो। जो जीरो लेवल तक वो हमारा सिंक है, जो जीरो लेवल तक है वो हमारा सिंक है। अच्छा, उसके बाद जो है इट इज dipped in a liquid of a density
that is equals to 1.5 gram per ml. It is dipped in a liquid of density 1.5 gram per ml. ठीक है, समझ में आया? तो वहां पर it sinks up to level 10, यानी यहां पर जो कैलिब्रेशन जो है वो 10 तक जो है वो हमारा डूबता है केवल और केवल, यानी थोड़ा सा उठ के आता है, जो कि उठना भी चाहिए था, वाटर से ज्यादा डेंसिटी है, तो यहां पर जो सिंक हुआ है वो केवल लेवल 10 तक ही इसका सिंकिंग हुआ है. नाउ dipped in unknown liquid. ठीक है, अब जो है इसको मैंने एक अननोन लिक्विड के अंदर डिप किया और इट सिंक्स अप टू लेवल 5. तो सवाल यह है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं. अच्छा दोस्तों ध्यान दो, हम नहीं जानते हैं जो ये वाला स्टेम का लेंथ क्या है, तो हम एक सिंपल एजम्पशन मान लेते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A और 0 से जो स्टेम का लेंथ है वो है हमारा L. तो वाटर पे जब हम थे तो कितना वॉल्यूम हमारा अंदर था, दैट विल बी V0 प्लस LA. जो सिंकर है उसका वॉल्यूम मैंने V0 मान लिया, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो और स्टेम का लेंथ अगर L है तो इनसाइड वॉल्यूम जो था दैट वाज इक्वल्स टू V0 प्लस LA. इतना वो पानी के अंदर डुबा के चल रहा था. और जो ये सिंकर का फिक्स मास है उसको अगर मैं M बोलता हूं तो सिंपल सी बात है, mg will be equals to rho w V0 plus LA into G. अच्छा, उसके बाद लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, इस पर जब मैंने डाला तो तब मेरा वॉल्यूम इन कितना था, तब मेरा अंदर पे वॉल्यूम कितना था, V0 तो था ही था, लेकिन L माइनस 10 इंटू A था अंदर, क्योंकि 10 घर जो है वो तो हमारा बाहर आ गया है. सो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं लिख सकता हूं mg इक्वल्स टू ρ1 इंटू V0 प्लस L माइनस 10 इंटू A. एंड लास्ट, लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2 के बारे में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो हमारा अंदर पे वॉल्यूम गया है दैट विल बी V0 प्लस L माइनस 5 इंटू A. इतना वॉल्यूम हमारा अंदर गया है. सो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इक्वेशन बनेगा mg माइनस ρ2 दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए. सो these are the 3 equations that we have to solve to find the value of density ρ2.
अच्छा, एक काम करो, सुनो, वाटर और उसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, वाटर और उसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, और दूसरा वाटर और इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने बाय द वे डेंसिटी से डिवाइड करने के बाद सुनो सुनो, यहां पर से क्या लिख सकता हूं मैं पहले वाला पे, mg बाई रो डब्ल्यू वी नॉट प्लस एल ए, और mg बाई रो वन जो है वी नॉट प्लस एल माइनस 10 इंटू ए, ये आएगा। और अब जो है इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा mg इंटू 1 बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 बाई रो 1, दैट विल कम आउट टू बी 10a। और सिमिलरली जो थर्ड वाला इक्वेशन है, वो थर्ड वाले इक्वेशन पे अगर हम ध्यान दें तो रो टू से डिवाइड करके अगर हम वाटर से अगर सब्सट्रैक्ट करें तो यहां पर आ जाएगा mg इंटू 1 बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 बाई रो 2, दैट इज इक्वल्स टू 5a। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ए गॉन, mg गॉन, जितना भी अननोन प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। तो सिंपली वी गेट 1 बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 बाई रो 1, 1 बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 बाई रो 2, ये हमारे पास आएगा। सो 2 बाई रो 2 विल बी 1 बाई रो डब्ल्यू प्लस 1 बाई रो 1, ठीक है, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। सो सिंपली अब वैल्यूज पुट कर दो। 2 बाई रो डब्ल्यू, 1 बाई रो डब्ल्यू कितना होगा, वो तो 1 है, और रो 1 जो है वो है हमारा 3 बाई 2, तो इसको उल्टा करूंगा तो आ जाएगा 2 बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई 3। तो रो 2 जो आ जाएगा दैट विल बी 6 बाई 5। सो उसका जो डेंसिटी है दैट कम्स आउट टू बी 1.2 ग्राम पर ml। So that is the basic working principle of hydrometer. Hydrometer is nothing but a density measuring device, और उसका working principle जो है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आ चुका है। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसका डेंसिटी जो है वो है हमारा 10 ग्राम पर ml, और वो है एक क्यूब, और उसका साइड लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मैं एक लिक्विड के ऊपर रख दिया, उस लिक्विड का डेंसिटी जो है वो है हमारा 15 ग्राम पर ml। तो सवाल ये है उस क्यूब का कितना लेंथ हमारा एयर में बाहर रहेगा। पहले वो वाला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई होप सो। क्या है, ये हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है जिसके ऊपर क्यूब जो है वो डेफिनेटली हमारा फ्लोट करेगा। इट विल फ्लोट लाइक दिस, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो सॉलिड जो है वो इस लिक्विड के ऊपर डेफिनेटली फ्लोट करने वाला है, ठीक है। अच्छा, मान लो यहां पर जो हमारा अंदर है उसका हाइट जो है वो मान लो है h, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आई नो दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बॉइंट फोर्स और mg यहां पर बैलेंस करना चाहिए, सो मैं सिंपली लिख सकता हूं रो लिक्विड इंटू a स्क्वायर h इंटू g, दैट विल बी रो सॉलिड इंटू a क्यूब इंटू g। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। सो दिस इज गॉन, a स्क्वायर गॉन, तो मेरे पास h जो आएगा दैट विल बी रो सॉलिड बाय रो लिक्विड इंटू a। नाउ रो सॉलिड जो है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू
10, रो लिक्विड है 15, ए है 10, तो हमारे पास H का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ रहा है 2/3, 20/3 सेंटीमीटर। तो हाइट आउटसाइड इट, हाइट आउटसाइड इट कितना होगा? इट विल बी 10 - 20/3, दैट विल बी सिंपली 10/3 सेंटीमीटर। और अब मैं यहां पर पानी डालते जा रहा हूं, पानी डाल, अच्छा जैसे ही मैं पानी डालूंगा, ध्यान देना, एक लेयर ऑफ वाटर के कारण इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा, जिस कारण पे ये थोड़ा सा और तो डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यानी 10/3 सेंटीमीटर का पानी डालने पर ये ऊपर का सरफेस में पानी जस्ट घेर नहीं लेने वाला है। द रीजन इज पानी डालते ही ये थोड़ा सा ऊपर जाने का टेंडेंसी अपना बढ़ा लेगा, ठीक है। सो सेकेंड वाले पार्ट के लिए जो मेरा फाइनल सिनेरियो है, उस फाइनल सिनेरियो को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ध्यान देना, ये है हमारा सॉलिड क्यूब, ठीक है, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसका एक सर्टेन हिस्सा जो है वो हमारा 15 वाले के अंदर होगा। इसका जो सर्टेन हिस्सा है वो हमारा 15 वाले के अंदर होगा, और जो हमारा वाटर है वो जस्ट हमारा इस तरीके से होगा। सो दिस इज द वाटर। अच्छा, वो जो वाटर है वो इस लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता है, वो तो एजम्पशन रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों, वाटर का हाइट को अगर हम H मान लें तो ये वाले लिक्विड के अंदर डेफिनेटली होगा 10 - H। ये वाले हालात पे जस्ट सिंक कर रहा है, तो जो हमारा V लिक्विड रहेगा, जो हमारा V लिक्विड रहेगा, वो V लिक्विड कितना रहेगा, कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान देना, कितना आएगा, हाँ, A² इंटू 10 - H। ये इतना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, और जो वाटर का वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा दैट विल बी सिंपली A² इंटू H। सो दोस्तों, जो हमारा करस्पॉन्डिंग बॉइंट फोर्स होगा दैट विल बी रो लिक्विड A² इंटू 10 - H प्लस रो W इंटू A² H इंटू G, दैट विल बी द बॉइंट फोर्स। और ये वाला नेट बॉइंट फोर्स जो है वो अब हमारा mg को बैलेंस करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, रो L A² G इंटू 10 - H प्लस रो W A² G इंटू H, that will be equals to rho solid A³ into G. That should be the equation. And now जो कट रहा है, पहले G तो काट के खुश हो जाओ। अब A² से काट दो, तो रो लिक्विड इंटू 10 - H प्लस रो W इंटू H will be rho solid into A. Okay, now let's put the value. This is 15. Raw water is 1, तो ये तो H हो जाएगा। A is 10, so ये हमारा 100 हो गया। तो 14H जो आएगा that will be equals to 50. So H जो है वो मेरे पास आ जाएगा 15/4, that is 25/7 सेंटीमीटर। तो इतना जो है पानी का लेवल मुझे डालना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा डूबने वाला है। अच्छा, बाय द वे 10/3 कितना होता है? 3.33, एंड इफ आई कंप्यूट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.6।
तो 3.6 जो है वो डेफिनेटली 3.33 से बड़ा है। तो जो मैं बोल रहा था, पानी डालते ही ये थोड़ा सा ऊपर जाने का टेंडेंसी रखेगा, तो 3.33 से तो डेफिनेटली ज्यादा ही पानी डालना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से क्लियरली एविडेंट है यहां पर भी। ठीक है, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। hollow sphere has an inner radius of 4 centimeter and an outer radius of 5 centimeter. Let us draw the sphere first. ये है हमारा outer radius and this is the inner radius. ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है, ये है 4 सेंटीमीटर और ये जो है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो है वो कोई एक सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, ये चीज हमें दी हुई है, राइट। ठीक है, समझ में आया? अब बोला है इस वाले को अगर मैं एक लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 करके मैं डालता हूं तो एग्जैक्टली वो हाफ सबमर्ज कंडीशन में ये हमारा फ्लोट करता है। दैट्स गुड। तो अगर ये हाफ सबमर्ज करके जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का वो तो डेफिनेटली हमारा हेमिस्फीयर जितना होगा, और उस पे अंदर का कैविटी है या नहीं है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये वाले का डेंसिटी को रो ग्राम पर ml मान लो, तो मास m जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। ठीक है, सो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखा है, तो जो हमारा यहां पर बॉइंट फोर्स होगा, ग्राम पर ml पे कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वही मेरा डेंसिटी भी होगा 0.8 इंटू 4/3 पाई इंटू 5 क्यूब इंटू जी। तो सिंपल सी बात है, व्हाट आई कैन राइट इज 0.8 इंटू 4 सॉरी इट विल 2/3, आधा ही तो डूबा है, 2/3 इंटू पाई 5 क्यूब इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg, और mg का वैल्यू जो मैं लिख सकता हूं दैट इज रो इंटू 4/3 पाई 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब इंटू जी, दैट आई कैन राइट। सो दोस्तों यहां से अगर हम ध्यान दें, पाई पाई गया, 3 गया, जी गया, तो 0.8 इंटू 5 क्यूब 2 रो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। सो डेंसिटी रो जो हमारे पास आ जाएगा, रो विल बी सिंपली 0.4, 5 क्यूब इज 125, 5 क्यूब इज 125 and 4 cube is 64. So 125 minus 64 will be simply 61. तो इसका जो डेंसिटी आ जाएगा उसको अगर हम कंप्यूट करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? मैंने कैलकुलेशन सब कुछ सही किया हूं, होप सो। हाँ, 125 बाई 61 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2। तो यहां पर जो हमारा डेंसिटी आएगा that will be approximately चलो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने देता हूं, that will be 50/61 ग्राम पर ml। तो जो सॉलिड मेरा बना है उसका डेंसिटी है 50/61 ग्राम पर ml। अब ये बोला है जो कौन सा लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी में डालना चाहिए जो कि हमारा ये जस्ट सिंक कर जाए। तो जस्ट सिंकिंग के केस में बॉइंट फोर्स और mg इक्वल होना चाहिए। जब वो पूरा डूब जाएगा तो दोस्तों mg पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो रो इंटू 4/3
यानी वो तो हमारा अभी भी फिक्स ही रहेगा। कितना आएगा वो 50/61 इंटू 4/3 पाई 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब इंटू जी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू रो लिक्विड इंटू 4/3 पाई 5 क्यूब इंटू जी। ये हमारे पास आने वाला है। एंड नाउ इफ आई कैंसल 4/3 पाई 4/3 पाई गॉन, जी इज गॉन, तो रो लिक्विड जो आएगा दैट विल बी 50/61 और ये भी हमारे पास 61 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा 61 कैंसल्ड और यहां पर 25 से अगर मैं काट देता हूं तो रो लिक्विड विल बी 2/5, दैट विल बी 0.4 ग्राम पर ml। सो दैट शुड बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिस पे ये एग्जैक्टली जस्ट सिंक करते हुए तैरे, यानी पूरा डूबने के बाद mg और बॉइंट फोर्स जो है वो हमारा इक्वल हो जाए। तो और एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, मेरे पास एक सीमेंट का स्फीयर है ऑफ रेडियस इक्वल्स टू आर और उसके अंदर मेरे पास एक कैविटी है, वो भी स्फेरिकल कैविटी है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी है वो है 2.4 ग्राम पर ml और जो हम कैविटी हैज सम कॉर्क्स। ठीक है, समझ में? कॉर्क का जो मटेरियल होता है वो उसका है और डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है वो है 0.3 ग्राम पर ml। ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये वाला सिस्टम जो है वो जस्ट हमारा अगर पानी में तैरता है तो कैलकुलेट मास ऑफ सीमेंट बाय मास ऑफ कॉर्क, ये हमें निकालना है। ओके, तो किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, अच्छा, सीमेंट का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो आएगा दैट विल बी सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब और जो कॉर्क का वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हमारा जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर है, तो इसका जो mg है वो बॉइंट फोर्स के साथ इक्वेटेड होना चाहिए। तो 4/3 पाई को तो बाहर कर देता हूं, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू 2.4 आर क्यूब इंटू 0.3 इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, वाटर का डेंसिटी 1 इंटू जी। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आएगा। ये समझ में आया है या नहीं आया है? राइट। सो 4/3 पाई गॉन, जी इज गॉन, तो 2.4 आर क्यूब माइनस 2.1 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, तो 1.4 आर क्यूब इक्वल्स टू 2.1 स्मॉल आर क्यूब। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 2/3 इंटू कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो हमें जो निकालना है मास ऑफ सीमेंट बाय मास ऑफ कॉर्क। नाउ
इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट बाय डेंसिटी ऑफ कॉर्क। यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, आर क्यूब को, अगर स्मॉल आर क्यूब को अगर मैं पुट कर दूं, दिस विल बी आर क्यूब बाई 3 और यहां पर आ जाएगा 2 आर क्यूब बाई 3। तो ये वाला रेशियो जो होगा दिस विल बी हाफ, दिस विल बी 2.4, दिस इज 0.3। तो इन दोनों का मास का रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे टफ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए। ओके।